हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और यह भी उम्मीद करता हूं, यह भी यकीन करता हूं कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। सबसे पहले मैं बहुत दिल से आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूं कि इतने लंबे टाइम तक मैं कोई समरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन हां, अब यह वादा है आपसे कि बहुत ही कंसिस्टेंटली आपके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक समरीज लाता रहूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए लिसनर्स, शुरू करते हैं। पहले यह बताइए कि क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपको लगा हो कि बातचीत में आप हमेशा हार जाते हैं, या मोल भाव करते वक्त आपके हाथ पांव फूल जाते हैं? खैर, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी बातचीत करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बातचीत में जीत कैसे जाते हैं? चाहे वो सैलरी नेगोशिएशन हो, घर खरीदना हो, या बस अपने बच्चों से मनमानी बात मनवाना हो। क्या कोई सीक्रेट है जो उन्हें पता है और हमें नहीं? इमेजिन you are at a bustling market in Hyderabad trying to buy a beautiful intricate पोचमपल्ली साड़ी। ये साड़ी बड़ी फेमस है हैदराबाद की। The shopkeeper quotes a price that makes your eye widen. Your first instinct might be to walk away, or maybe timidly offer a much lower price, only to be met with a firm no. But what if you had a superpower? What if you knew exactly what to say, how to listen, and how to get the sari at a price that leaves both you and the shopkeeper feeling good about the deal? इमेजिन करिए, आप हैदराबाद के एक बसलिंग मार्केट में हो, एक खूबसूरत और इंट्रिकेट पोचमपल्ली साड़ी खरीदने जा रहे हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पोचमपल्ली साड़ियां बड़ी फेमस है हैदराबाद की। शॉपकीपर ने ऐसा प्राइस कोट किया कि आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपका पहला इंस्टिंक्ट हो सकता है वॉकआउट करना, या फिर एक बहुत लो प्राइस ऑफर करना, लेकिन सामने से तुरंत एक फर्म नो सुनने को मिलता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक सुपर पावर होती, अगर आपको पता होता कि क्या बोलना है, कैसे सुनना है और कैसे नेगोशिएट करना है, ताकि वो सारी आपको ऐसे प्राइस पे मिले जहां आप भी खुश और शॉपकीपर भी सेटिस्फाई हो जाए। दैट सुपर पावर एग्जिस्ट, और उसका नाम है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस। बड़ी ही मजेदार और एंटरटेनिंग किताब है ये दोस्तों। आज हम इस किताब के गहरे राज खोलेंगे, हां, और आपकी जिंदगी की हर बातचीत को एक विन विन सिचुएशन में बदलेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हां, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी। इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बड़ी सीधी सी बात है। और हां, हम आपके सामने और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समरीज को बड़े ही सरल और आसान अंदाज में लाने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कहानी से, एक शॉर्ट स्टोरी से अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि बात हैदराबाद की पोचमपल्ली साड़ी की हुई, तो मैंने सोचा चलिए हैदराबाद से रिलेटेड एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाता। हैदराबाद की एक गर्मी
भरी दोपहर थी। रोहन एक बडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टर, एक पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहा था। प्रॉपर्टी के मालिक थे मिस्टर रेड्डी, जो अपनी जमीन से बहुत इमोशनल अटैचमेंट रखते थे और प्राइस कम करने को तैयार नहीं थे। रोहन ने कई ऑफर्स दिए थे, सब के सब रिजेक्ट हो गए। उसकी टीम ने उसे स्प्लिट द डिफरेंस करने को कहा, यानी बीच का रास्ता निकाल लो। लेकिन रोहन ने हाल ही में नेवर स्प्लिट द डिफरेंस पढ़ी थी। उसने सोचा, स्प्लिट द डिफरेंस? बिल्कुल नहीं। उसने मिस्टर रेड्डी से मिलने का समय मांगा। जब वो मिले, रोहन ने सीधे प्राइस की बात नहीं की। उसने मिस्टर रेड्डी को पूरा मौका दिया अपनी जमीन के बारे में बात करने का, उसकी यादों के बारे में, उसकी लेगेसी के बारे में। रोहन ने एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल किया, मिस्टर रेड्डी की हर बात को ध्यान से सुना, मिररिंग का प्रयोग किया, उनके आखिरी कुछ शब्दों को दोहराने के लिए, और लेबल्स का यूज किया उनके इमोशंस को पहचानने के लिए। इट साउंड्स लाइक दिस, लैंड होल्ड्स मेनी चेरिश्ड मेमोरीज फॉर यू मिस्टर रेड्डी, रोहन ने कहा। इट सीम्स लाइक यू आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट हैपेंस टू इट आफ्टर यू सेल। मिस्टर रेड्डी ने लंबी सांस ली और अपनी पूरी कहानी बता दी। उन्हें डर था कि उनकी जमीन पर एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जबकि वो चाहते थे कि वहां एक कम्युनिटी स्पेस या स्कूल बने। रोहन ने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। उसने प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना मिस्टर रेड्डी को एक डील ऑफर की, जहां प्रॉपर्टी के एक हिस्से पर स्कूल बनाने का अग्रीमेंट हुआ और बाकी हिस्सा रोहन अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करेगा। मिस्टर रेड्डी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा उनकी लेगेसी सिक्योर हो गई। रोहन ने भी डील जीत ली और एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जहां दोनों खुश थे। हैप्पी हैप्पी सिचुएशन। बिना प्राइस को स्प्लिट किए। यह थी नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की पावर। सो माय डियरेस्ट लिसनर्स, आज हम क्रिस वॉस की इसी बेस्ट सेलिंग बुक, जिसका नाम अब आप जान चुके हैं, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के 9 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को डीप डाइव करेंगे, रियल एग्जाम्पल्स के साथ। यह सिर्फ नेगोशिएशन टिप्स नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के पावरफुल टूल्स हैं। तो चलिए, लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग एंड मिररिंग। नेगोशिएशन में सबसे जरूरी है सुनना, पर सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि एक्टिव लिसनिंग करना। इसका मतलब है कि आप सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि स्पीकर के टोन, इमोशंस और इंटेंट को भी समझ रहे हैं। मिररिंग इसी एक्टिव लिसनिंग का एक पार्ट है। इसमें आप सामने वाले के लास्ट 1 to 3 words, to be very precise, इन लास्ट 1 to 3 वर्ड्स को दोहराते हैं। यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो स्पीकर को यह फील कराती है कि आप जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप अपने बॉस से सैलरी रेज करने की बात कर रहे हैं। अब आपका बॉस कहता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कंपनी फिलहाल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस कर रही है। अब इस पे आप जवाब देते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स? बॉस कहता है, हां भाई, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है
और हमें कॉस्ट कटिंग पर फोकस करना है। यहां फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को मिरर करने से बॉस ने आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी कि उनकी प्रॉब्लम है तो क्या है, जिससे आप एक बेटर सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। नंबर 2, लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है सामने वाले के इमोशंस को पहचान कर उन्हें वर्बलाइज करना। जैसे इट सीम्स लाइक यू आर फ्रस्ट्रेटेड या इट साउंड्स लाइक यू आर कंसर्न्ड। जब आप किसी के नेगेटिव इमोशन को लेबल करते हैं ना, तो वह इमोशन डिफ्यूज हो जाता है। हां, और सामने वाला इंसान काम होकर रैशनल बात करने लगता है। आप एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है और गुस्सा हो रहा है। आप कहते हैं, इट सीम्स लाइक यू आर फेसिंग सम प्रेशर फ्रॉम योर एंड टू क्लोज दिस कॉल क्विकली। सही है ना? तो एग्जीक्यूटिव कहता है, हां सर, टारगेट का बहुत प्रेशर है। जब आप उसके फ्रस्ट्रेशन को लेबल करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं और वो आदमी आपकी मदद करने के लिए और ज्यादा विलिंग हो सकता है। जी हां। आइए नंबर 3 देखते हैं, टैक्टिकल एम्पैथी। टैक्टिकल एम्पैथी सिर्फ दूसरे की फीलिंग्स को समझना नहीं है, बल्कि उस अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके अपने गोल्स अचीव करना है। यह आपको सामने वाले के पर्सपेक्टिव में डालता है और आपको उसके पेन पॉइंट्स और डिजायर्स का पता लगाने में मदद करता है। वॉस कहते हैं कि भाई, हर इंसान को 2 चीजें चाहिए, सेफ्टी एंड अ सेंस ऑफ कंट्रोल। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपनी पुरानी कार बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम करिए। पोटेंशियल बायर को लगता है कि भाई कार की मेंटेनेंस महंगी होगी। अब आप कहते हैं कि देखिए साहब, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न अबाउट द मेंटेनेंस कॉस्ट। इट सीम्स लाइक यू आर वरीड अबाउट हिडन एक्सपेंसेस, राइट? लेबलिंग एंड टैक्टिकल एम्पैथी। फिर आप उसे कार की रीसेंट सर्विस हिस्ट्री, माइलेज और कंपनी सर्विस प्लान दिखाते हैं, जिससे उसका कंसर्न एड्रेस हो जाए और उसे लगे कि आप उसकी सिचुएशन जो है ना, उसे बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 4, यानी कि नो इज द बिगिनिंग ऑफ द नेगोशिएशन टर्म की तरफ। देखिए लिसनर्स, ज्यादातर लोग नो सुनकर नेगोशिएशन छोड़ देते हैं। वॉस के अनुसार नो का मतलब हमेशा आई विल नॉट डू इट नहीं होता। इसका मतलब हो सकता है आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई नीड मोर इंफॉर्मेशन या आई डोंट अंडरस्टैंड। नो कहने पर इंसान सेफ फील करता है और यहीं से असली बातचीत शुरू होती है। जी हां, आप किसी वेंडर को एक सर्विस ऑफर करते हैं। वेंडर कहता है, नहीं साहब, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इस पे आप कहते हैं कि सर, आई रिस्पेक्ट दैट, इज देयर एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट मेक्स यू से नो राइट नाउ? साहब, मैं आपकी सोच की इज्जत करता हूं, लेकिन क्या कोई एक ऐसी चीज है इस वक्त जो आपको ना कहने पे मजबूर कर रही है? यह सवाल आपको वेंडर के असली रीजन तक पहुंचाता है, जैसे बजट कंस्ट्रेंट्स या इंटरनल प्रायोरिटीज, जिससे आप अपनी पिच को एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो व्हाट, हाउ या व्हाई से शुरू होते हैं। इनका जवाब सिर्फ यस या नो में नहीं दिया जा सकता। ये क्वेश्चन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, जिससे आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है
और आपको नेगोशिएशन का कंट्रोल मिल जाता है। मान के चलिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम से पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम? क्या ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट होना पॉसिबल है? दिस इज अ यस और नो क्वेश्चन। बेटर अप्रोच क्या हो सकती है कि वो मैनेजर पूछे कि भाई व्हाट डू वी नीड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम? कि भाई साहब, मेरे टीम वालों, मुझे बताओ कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और हाउ कैन वी एंश्योर दिस प्रोजेक्ट स्टेज ऑन शेड्यूल? या कैसे हम इस बात को एंश्योर करें कि ये प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल पर बराबर चले? ये कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस टीम को सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग की ओर रीडायरेक्ट करते हैं। नंबर 6, द एक्मैन मॉडल। ये एक स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन मॉडल है जिसका इस्तेमाल प्राइस बेस्ड नेगोशिएशंस में होता है। पहला, सेट अ टारगेट प्राइस। सबसे पहले अपना फाइनल प्राइस सेट करें। दूसरा, इनिशियल ऑफर। अपने टारगेट प्राइस से 65% पर शुरू करें। तीसरा, इंक्रीमेंट। धीरे धीरे छोटे इंक्रीमेंट्स में अपना ऑफर बढ़ाएं। एग्जाम्पल, 5%, देन 4%, देन 3%। चौथा, फाइनल ऑफर। अपने फाइनल ऑफर को एक नॉन राउंड नंबर पर खत्म करें। एग्जाम्पल, 50,750, जिससे यह लगे कि आपने इसे केयरफुली कैलकुलेटेड किया है। पांचवा, नॉन मॉनेटरी ऑफर। पैसे के अलावा कुछ और भी ऑफर करें, जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और पर्क्स। मान के चलिए कि आप एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हैं जिसका आस्किंग प्राइस 60,000 रुपीज है और आपका बजट टारगेट प्राइस 50,000 है। आप स्टार्ट करते हैं 32,500 यानी 65% से। सामने वाला जो है वो रिफ्यूज करता है, तो आप ऑफर करते हैं 36,000 यानी 4% इंक्रीज करते हैं। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक आप अपने टारगेट प्राइस के करीब ना पहुंच जाएं। साथ में कुछ नॉन मॉनेटरी रिक्वेस्ट जैसे फ्री हेलमेट या एक्स्ट्रा एसेसरीज, ये भी करें। तो आइए बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस टेक्निक में आप सामने वाले को महसूस कराते हैं कि कंट्रोल उसी के पास है, जबकि असल में आप कॉन्वर्सेशन को अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में गाइड कर रहे होते हैं। ये कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस और लेबल्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। मान के चलिए कि आप अपने बच्चे को होमवर्क करने के लिए परसुएट कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग गो डू योर होमवर्क, जो कि एक डायरेक्ट कमांड है, ट्राई दिस बेटा, हाउ आर यू गोइंग टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर? आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो दैट। ये एक कैलिब्रेटेड क्वेश्चन। या डू यू वांट टू डू योर मैथ होमवर्क फर्स्ट और योर साइंस होमवर्क फर्स्ट बेटा? चॉइस ऑफ इल्यूजन। दोनों सिनेरियोज में बच्चा होमवर्क करेगा, लेकिन दूसरे सिनेरियो में उसे लगेगा कि उसने खुद डिसाइड किया है ना? इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं अब पॉइंट नंबर 8, द एफ वर्ड यानी फेयर वर्ड। नेगोशिएशन में फेयर एक डेंजरस वर्ड है। जब कोई कहता है कि भाई लेट्स बी फेयर, तो अक्सर वो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा होता है। वॉस कहते हैं, जब आप ये शब्द सुने तो इसके जाल में ना फंसें। मिसाल के तौर पे एक वेंडर है, वो कहता है सर ये प्राइस बिल्कुल फेयर है। तो आप कहते हैं आपको क्या लगता है,
इस प्रोडक्ट के लिए फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए, या व्हाट मेक्स यू से दिस इज अ फेयर प्राइस। यह सवाल वेंडर को जस्टिफाई करने पर मजबूर करता है, जिससे आप उसके हिडन अजम्पशंस को अनकवर कर सकते हैं। नंबर 9, ब्लैक स्वैन थ्योरी। हर नेगोशिएशन में एक हिडन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो पूरी डील को पलट सकती है। बॉस इसे ब्लैक स्वैन कहते हैं। इस हिडन इंफॉर्मेशन को अनकवर करने के लिए आपको गहरी क्यूरोसिटी और पेशेंस के साथ एक्टिव लिसनिंग और कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करना होगा। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप एक फ्लैट रेंट पर लेने जा रहे हैं। लैंडलॉर्ड सिर्फ रेंट की बात कर रहा है। आप कहते हैं, आपको कैसा नेबर पसंद आएगा, या आप इस प्रॉपर्टी को क्यों रेंट आउट कर रहे हैं साहब। लैंडलॉर्ड कहता है, एक्चुअली आई एम मूविंग अब्रॉड नेक्स्ट मंथ, एंड आई नीड अ रिलायबल टेनेंट टू मैनेज द प्रॉपर्टी फॉर मी। ये ब्लैक स्वैन मूविंग अब्रॉड आपको लेवरेज दे सकती है। आप कह सकते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म टेनेंट हैं और रेंट कम करने के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड की प्रायोरिटी एक रिलायबल टेनेंट ढूंढना है, ना कि मैक्सिमम रेंट। तो दोस्तों, क्रिस वॉस की नेवर स्प्लिट द डिफरेंस सिर्फ एक नेगोशिएशन की किताब नहीं है। यह इंसानी साइकोलॉजी को समझने का एक पावरफुल टूल है। इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि हर नेगोशिएशन एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है और इमोशंस ही उसके ड्राइवर हैं। लॉजिक को साइड में रखें और दूसरे के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। जब आप उनके फियर्स, होप्स और मोटिवेशंस को समझ जाएंगे, तब आप ना सिर्फ अपनी डील्स को जीतेंगे, बल्कि बेहतर रिलेशनशिप्स भी बिल्ड करेंगे। याद रखिए इस बात को मेरी, कॉम्प्रोमाइज हमेशा बेस्ट सॉल्यूशंस नहीं होता। समटाइम्स यू कैन गेट मच मोर than you ever imagined without splitting the difference। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो हमारी इस समरी को, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहले से ही पहुंच जाए। और एक और बात मेरे प्यारे लिसनर्स, कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्रिस वॉस की कौन सी टेक्निक को ट्राई किया है और उसने आपकी कैसे हेल्प की। और हां, इस किताब को जरूर पढ़िएगा, इट विल चेंज योर लाइफ। अगली बार मिलते हैं एक और अमेजिंग बुक समरी के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।